let's talk about mole concept today. Before going forward, let me clear the basics first. Let me tell you the prerequisites first. Basically, the prerequisite for this lecture is atomic weight and molecular weight. You should be aware what is molecular weight and atomic weight. Then only you will be able to understand the core part of it. Okay, so what is 1 mole? What is 1 mole? We all know 1 mole is nothing but Avogadro's number. 1 mole is Avogadro's number. Henceforth, I will represent Avogadro's number as Na. And what is Avogadro's number? It is 6.023 into 10 raised to 23. Okay. Now, exactly what is this basically? We say it's easy. Okay, 1 mole is some Avogadro's number. So exactly how to use this concept? Let's say example, if I have 10 raised to 5 books. If I have 10 raised to 5 books, can I say that I have 1 lakh books? अगर मेरे पास इतने बुक्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 लाख किताबें हैं. सेम वे अगर मैं बोलूं कि 10 raised to 6 बुक्स है मेरे पास, तो आई कैन से आई हैव 10 lakh बुक्स और 1 million बुक्स. सो ये लैक्स, मिलियंस, करोड़, ये सब क्या है? ये सब काउंटिंग के नंबर्स है. काउंटिंग के नंबर्स मतलब अगर मेरे पास इतना ये नंबर के कोई भी चीज एक्युमुलेट हो जाए तो मैं बोल सकता हूं कि वो मेरे पास 1 लाख है. वो चीज मेरे पास 1 लाख है. वैसे ही अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं, सपोज मैं कोई चीज काउंट कर रहा हूं और मेरे पास वो चीज इतनी हो जाए, काउंट करते करते इतनी हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि वो चीज मेरे पास 1 मोल है. सपोज अगर मैं पत्थर गिन रहा हूं, पत्थर गिनते गिनते मेरी काउंटिंग यहां तक पहुंच जाए, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक एवोगाड्रो नंबर इतने पत्थर गिन लिए या फिर 1 मोल इतने पत्थर गिन लिए. तो बेसिकली नंबर क्या है? ये काउंटिंग वाला नंबर. ये दिमाग में बिठा लो. ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस कुछ है नहीं. ये काउंटिंग वाला नंबर है. प्लेन सिंपल काउंटिंग. जैसे हम 1 लाख बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं, वैसे ही हम अगर ये नंबर आ गया तो मैं बोलूंगा 1 मोल है. सिंपल. नाउ हाउ टू यूज इट? जैसे आप लोग बाकी के टर्म्स को यूज करते हो, काउंटिंग वाले नंबर्स यूज करते हो, वैसे ही 1 मोल को यूज करना है. तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 50,000 बुक्स हैं, 50,000 बुक्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास 0.5 लाख बुक्स है. इन टर्म्स ऑफ लाख की मुझे बात करनी है. आई वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ लाख सपोज. तो आई कैन से आई हैव 0.5 लाख बुक्स. सेम वे अगर मेरे पास 10 raised to 4 बुक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 0.1 लाख बुक्स है? ओके. नाउ लेट्स से आई हैव ओनली 10 बुक्स. अब बताओ मेरे पास कितने बुक्स हो गए? हाउ मच लैक्स ऑफ बुक्स आई हैव? इन टर्म्स ऑफ लैख मेरे पास कितने बुक्स हो गए? ओके. सो इन टर्म्स ऑफ लैख कितने बुक्स अगर मैं पूछ रहा हूं, तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x into 10 raised to 5 is equals to 1 into 10 books. So 10 into 1 lakh. So क्या मिलेगा मुझे? x is equals to 10 upon 10 raised to 5. कैलकुलेशन मत करो, पहले कंसेप्ट को समझो. क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इतने लाख बुक है, इतनी लाख बुक्स है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ बुक्स. एंड व्हाट इज दिस? जो जिसको हम लाख बोलते हैं. ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 बुक्स है, तो मेरे पास कितने मोल्स हुए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ बुक्स आई हैव? हाउ मेनी मोल्स ऑफ बुक्स? तो क्या करूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बुक्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू, आंसर क्या हम लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 10.
नंबर ऑफ बुक्स 10, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बुक्स 10 अपॉन, यहाँ पे क्या था, लाख की संख्या थी, अभी यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, मोल्स की संख्या लिखनी है, सो एवोगैड्रो नंबर। यही तो मेरा फॉर्मूला है पहला। क्या फॉर्मूला लिया मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल। सो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला, we got our first formula, number of moles. Let's take it in the second fresh page. Suppose whenever I have a number of particles of anything, whenever I have number of particles, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये मेरा पहला फॉर्मूला बन गया। मेक अ नोट, वही चीज लिखिए जो मैंने अभी यहाँ पे की है, यहाँ पे जो मैंने किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ओके, इजी। तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो तो यूनिटरी मेथड से ये फॉर्मूला तुम लोग खुद डिराइव कर लेना। ओके, तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि नंबर ऑफ लाइक अगर मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे 1 एवोगैड्रो नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स, 1 एवोगैड्रो नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल गए, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जैसे लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, गैस की नहीं, ऑक्सीजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन एटम्स में, ऑक्सीजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन उठाऊं, एक इंडिविजुअल एटम उठाऊं और आपको पूछूं कि उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप लोग क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑक्सीजन एटम, number of moles of electrons in 1 oxygen atom, in 1 oxygen atom is equals to number of electrons, कितने हैं 8 upon Avogadro numbers, इतने moles of electrons है, इतने moles of electrons है, सिंपल। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, suppose if I say that I have 1 moles of chlorine gas molecules, I have 1 moles of chlorine gas molecules, okay, molecules, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम्स आ गए, तो मैं कब बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैंने एक बैग लिया, इमेजिन करो कि मैंने इस बैग में एक एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, एक एक क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल भरना शुरू किया, एक एक गिनती करके 1 2 3 1000 लैक्स करके मैं गिनती करके क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर बैग में भर रहा हूं, तो कैन आई से दैट जब मेरी काउंटिंग 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगी या फिर एवोगैड्रो नंबर्स हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूं कि इस बैग में मेरे पास 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, बराबर। सो मेरे पास कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर इतने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू विद द सेम बैग, अभी ये बैग में मेरे 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल भर गए, नाउ आई एम आस्किंग यू कि मेरे पास कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स हो गए, इस बैग में क्लोरीन एटम्स कितने हैं। अब ध्यान देना, जब मैं एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल भर रहा था तो मेरे पास 2 क्लोरीन एटम्स अंदर जा रहे थे, सिंपल। जब मैंने 2 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल भरे तो 4 क्लोरीन के एटम्स गए,
अब मैंने कितने भरे हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स भरे हैं, तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे अंदर बैग में। मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इतने एटम्स मेरे पास हो गए अंदर। ओके, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इतने क्लोरीन एटम्स हो गए। नाउ इफ आई आस्क यू कि ठीक है, ये तो एटम की बात हो गई। नाउ टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव। सॉरी, ये 1 मोल नहीं है, ये x मोल्स, मतलब हम x मोल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव, इस बैग के अंदर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अभी एक क्लोरीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स। 1 क्लोरीन एटम contains 17 electrons. So 2 moles of chlorine atom will contain how many electrons? 17 into 2 moles of electrons. 17 into 2 moles of electrons हो जाएंगे, मतलब कि 34 moles of electrons I will have in this bag now. मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं कि 17 एवोगैड्रो नंबर्स इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है, 17 नहीं 34 एवोगैड्रो नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, 17 into 2 34 एवोगैड्रो नंबर इतने electrons I will have. Okay, 34 एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। ओके, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स की बात। सेम थिंग विल बी फॉर प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की बात करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आई विल हैव, हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आई विल हैव। एक क्लोरीन एटम में होते हैं 18 न्यूट्रॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स। ओके, 18। सो 2 मोल्स में कितने होंगे, 18 इंटू 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, 18 इंटू 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि 36 एवोगैड्रो नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स मेरे पास होंगे। 36 एवोगैड्रो नंबर इतने न्यूट्रॉन्स मेरे पास होंगे। सो अगर मैं एक एक क्लोरीन एटम निकालूं और उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स गिनते जाऊं इस बैग के अंदर, तो 36 बार मेरे को एवोगैड्रो नंबर मेरे काउंटिंग में आएगा, 36 टाइम्स आएगा, 36 टाइम्स। तो एक एवोगैड्रो नंबर इतना है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 36 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास होंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट मोल्स का, कि हमें अगर एटम्स गिनने हो, मॉलिक्यूल्स गिनने हो, सो वी शुड नो एग्जैक्टली हम क्या गिन रहे हैं। तो ये मैंने एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की गिनती के बारे में बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेकंड फार्मूला। Let's talk about its second formula. Number of moles is equals to mass upon molar mass, जो भी गिवन मास है अपॉन मोलर मास। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझ लो, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि मोलर मास है क्या चीज। जिन लोगों को पता है एटॉमिक वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, ओके, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वो लोग इस मोलर मास को इजीली समझ पाएंगे। दोनों में फर्क क्या है बेसिकली, दोनों में फर्क क्या है, अंडरस्टैंड। मोलर मास दोनों पे लागू होता है, चाहे वो एटॉमिक वेट हो या मॉलिक्यूलर वेट हो। पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक एटम का वेट कितना है, वेट ऑफ वन एटम, एटॉमिक वेट बोलूं या एटॉमिक मास बोलूं एक ही बात है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है। सो एक एटम का मास कितना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके,
प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नाउ वी ऑल नो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इनका वेट एक जैसा होता है, लाइक मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है ये मास। ठीक है, ओके। सो how does it affects basically, how does it affects our calculation? तो होता यह है कि हम जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स का मास देखते ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है, -31 kg। अगर मैं केजीज में बात करूं तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। वही अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सो आप देख सकते हो कि कितना फर्क है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो अगर मैं 1837 प्रोटॉन्स गिनूं तब जाके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका वजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के वजन आएगा। सो मैं बोल सकता हूं कि प्रोटॉन के मास के सामने या न्यूट्रॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का वजन कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का वजन कुछ है ही नहीं, इट्स नॉट कंसीडरेबल। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एटॉमिक मास जब भी हम देखते हैं या एटॉमिक वेट की जब हम बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर करते हैं। वी ओनली कंसीडर मास ऑफ प्रोटॉन एंड वी ओनली कंसीडर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब भी मैं बोलूं कि एक एटम का मास कितना है तो हम बोलते हैं कि जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है दैट इज एटॉमिक मास। ओके, सो एक एटम का, एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 1 AMU है। अगर मैं बोलूं कि मेरे एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बस सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, पकड़ लेते, चलो मान लेते कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, आई विल से 1 AMU। Why 1 AMU? बिकॉज 1 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। So how much is that? We call that as 1 AMU। जैसे हमने एवोगाड्रो नंबर को 1 मोल बोला था, वैसे मैं इस मास को, ये काउंटिंग वाला नंबर नहीं, ये मास वाला नंबर है। मैं ऐसा यहाँ पे मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गिनूंगा कि समझो अगर मैंने एक प्रोटॉन लिया तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर बोलते नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, खत्म। सो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सपोज हीलियम गैस है, अब हीलियम, तो हीलियम गैस जो होता है वो एटम के फॉर्म में ही होता है, इट्स इनर्ट गैस, तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जैसे उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैंने इग्नोर किया, उसके मास को मैंने इग्नोर किया, मैंने क्या कंसीडर किया, सिर्फ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स खाली कंसीडर किया। मतलब क्या कि यहाँ पे 4 AMUs हो गए, 4 AMUs। 4 AMUs मतलब क्या, 4 इंटू ये वाला नंबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इन kg याद रखना, ठीक है। तो AMU का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते कि ये जो एटॉमिक मास है, बेसिकली एटॉमिक मास है, इसको हम मोलर मास से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज 1 एटॉमिक वेट और 1 molecular weight, 1 molecular weight और 1 एटॉमिक मास, ये क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, सिंगल एटम। सिंगल एटम में उठाऊं और उसका वजन लूं तो मुझे मिलेगा मास ऑफ 1 एटम। ओके,
जो हाइड्रोजन के लिए 1 AMU था और हीलियम के लिए 4 AMU था। ठीक है, अभी हम क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन लिया था। क्लोरीन क्या लिया था? क्लोरीन गैस लिया था। क्लोरीन गैस लिया था। ओके, तो क्लोरीन गैस में मैं जो क्लोरीन एटम्स ले रहा हूं, ये 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो क्लोरीन एटम्स मैंने लिए हैं, जो क्लोरीन गैस मैंने बनाया है, उसमें जो क्लोरीन एटम्स है वो बेसिकली 35 आइसोटोप वाले हैं। अभी जिन्हें आइसोटोप का मतलब पता है वो समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, और जिन्हें आइसोटोप का मतलब नहीं पता है, इग्नोर दैट टर्म। बस इतना याद रखो कि ये वाला क्लोरीन मैंने लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास 17 एटॉमिक नंबर और 35 एटॉमिक मास नंबर है। ये जो क्लोरीन मैंने लिया है ये 17 एटॉमिक नंबर है और 35 एटॉमिक मास नंबर है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग 35 एटॉमिक मास नंबर मींस व्हाट? ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का एडिशन। ठीक है, तो प्रोटॉन हो गए 17, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 35 माइनस 17, इट विल बी 18। ठीक है, तो इतने न्यूट्रॉन्स मेरे पास है। चलो ठीक है, तो अगर मैं एक क्लोरीन गैस अगर मैं उठाऊं, एक क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल उठाऊं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, तो उसका वजन कितना होगा? उसका वजन कितना होगा? एक क्लोरीन एटम का वजन होता है, एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35 AMU। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस का कितना होगा? 2 इंटू 35 मतलब 70 AMU। ठीक है, 70 AMU। ये बात हो गई 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस की। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का वजन कितना होगा? 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का वजन कितना होगा? लेट्स टेक फ्रेश पेज। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का वजन कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस कितना होगा? सबसे पहले मैं लूंगा एक एटम का मास, एक एक क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल का मास, 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रोस नंबर से, क्योंकि मुझे 1 मोल की काउंटिंग करनी है और उसका मास करना है। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का मास पता है और उसको अगर मैं एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मिल जाएगा मुझे 1 मोल क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल का मास कितना है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मास कितना है। ओके, सो 1 क्लोरीन मॉलिक्यूलर मास, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास कितना है? 1 Cl2 मॉलिक्यूल का मास है 70 AMU। इनटू एवोगाड्रो नंबर अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा? व्हाट इज AMU? 70 इंटू, यहां पे हमने देखा था अभी, व्हाट इज AMU? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 into 10⁻27 kg. Now understand, this is kg. Okay, now here I am writing it in grams. Here I am writing it in grams. Now why I am writing it in grams you will understand. Just have patience. Into Avogadro number कितना है? 6.023 into 10⁻23. ठीक है, अगर मैं 10⁻27 kg लूं और उसको ग्राम्स में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी आंसर। ओके, सो ये हो गया ग्राम्स में। अभी अगर मैं पूछूं इसको थोड़ा सा, अगर मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं तो
ये वाली जो फिगर है 1.67 इंटू 6.023, ये कुछ लगभग 10.05 के आसपास आएगी। इसको हम 10 ही ले लेते हैं, नॉन फिगर। इसको 10 ही लिया जाता है बेसिकली, नॉन फिगर की बात नहीं है, इसको 10 लिया जाता है। और अगर मैं इसको देखने जाऊं, ये 10⁻24 है और ये 10⁻23 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻1 हो जाएगा। तो 10⁻1 इंटू 10 कितना हो गया, 1 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं 70 इंटू 1, 70 इंटू 1, ओके। सो ये ग्राम्स में है, दिस इज ग्राम्स। ये जो वैल्यू मैंने ली है ग्राम्स में ली है। क्यों मैंने ग्राम्स में लिया, बिकॉज जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मास कितना है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मास कितना है, तो इट हैज टू बी इन ग्राम्स। उसकी जो यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं मोलार मास। किसका मोलार मास, क्लोरीन गैस का मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास, बेसिकली जब भी मैं कोई भी चीज 1 मोल ले लूं, काउंटिंग करके मैं 1 मोल ले लूं, मतलब मैं अगर इतने एवोगाड्रो नंबर, इतने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लूं, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स ले लूं, और उसका वजन करने जाऊं, वेइंग बैलेंस पे वजन करने जाऊं, तो जो भी रीडिंग मुझे मिलेगी दैट विल बी मोलार मास, ओके। सो 1 AMU क्या था, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास। मोलार मास क्या है, 1 मोल ऑफ दैट एटम्स का मास। अगर एटम्स है तो एटम्स का मास देखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास देखेंगे। सो दिस वे व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम्स पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास है ना, दिस मास इन 1 मोल। सो जो मोलार मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम्स पर मोल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेसिकली, कि अगर मुझे मालूम है कि किसी एटम का या मॉलिक्यूल का मास या एटॉमिक वेट एक पर्टिकुलर, सपोज इफ आई से लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन गैस, लेट्स से ऑक्सीजन गैस। अभी ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट वन एंड द सेम थिंग। कितने प्रोटॉन्स है इसमें, we have almost say 8 protons in 1 oxygen, so 18 protons in 2 oxygen atoms, and 18 neutrons, so we have 32 AMU। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मैं कितना लिखूंगा, 32 AMU। अगर मैं इसका पूछूं ये मोलार मास कितना है, मोलार मास मींस अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स लूं तो उसको मैं बोलूंगा 32 ग्राम्स पर मोल। तो इसलिए जब भी हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता हो, तो डायरेक्टली हम उसके आगे ग्राम्स लगा के हम मोलार मास कर देते हैं उसको। उसकी वजह ये है, ये अगर ये कैलकुलेशन है, हम डायरेक्टली इसको मोलार मास नहीं बोल सकते। हम मोलार मास इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एवोगाड्रो नंबर्स और ये मास ऑफ प्रोटॉन या AMU जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो इसलिए जो नंबर यहाँ पे आता है वही नंबर यहाँ पे आ जाता है। कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में आपको 32 U भी दिखेगा, AMU की जगह पे U भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। इट्स अ यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मतलब मास मतलब एक एटम का मास, बेसिकली एक ही बात हो गई। यूनिफाइड मींस इट्स सिंगुलर, एक, ओके। सो आप मोलर मास का अगर कंसेप्ट, अगर आप एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझते हो या मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट समझते हो, तो आपको मोलर मास का कंसेप्ट इजीली समझेगा, ओके। तो ये तो बात हो गई मोलर मास की। अभी तक हमने बात की किसकी, मोलर मास की। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये कौन सा मास है, जो भी हमने मास लिया है, अभी समझा देता हूं कैसे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अभी हमने देखा कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, मतलब एक मोल ऑक्सीजन गैस का मास अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना है, 32 ग्राम्स पर मोल, ये ग्राम्स में होता है। तो मतलब अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस वजन करूं तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है। अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस वजन करूं तो आई विल से आई हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये उसका मतलब है। तो आप समझ सकते हैं कि काउंटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ओके। हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, मुझे उसको वजन या वॉल्यूम, इन दोनों में से किसी एक चीज में देखना होगा। हम या तो वजन देख सकते हैं वेइंग बैलेंस से, या तो हम मेजरिंग सिलेंडर में उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स उस टर्म्स में चाहिए थे जिससे कि मैं या तो मैं वजन से बता सकूं कि कितने मोल्स है, या तो वॉल्यूम से बता सकूं कि कितने मोल्स है। तो यहाँ पे हमने मास वाला अप्रोच लिया है कि अगर मैं कोई भी चीज उसके मोलार मास इतनी वजन करूं तो मेरे पास 1 मोल्स हो जाएंगे, मुझे काउंटिंग करके देखने की जरूरत नहीं कि भाई इतने एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, आई डोंट नीड, नो नीड। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, और पूछूं कि कितने मोल्स है, कितने मोल्स है, एक्स मोल्स, एक्स मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 32 is equals to 100 into 1 mole. So basically 100 upon 32, x is equal to 100 upon 32. ये तो मेरा फॉर्मूला है। What is 100? This is given mass. This is given mass. What is 32? This is molar mass. Okay? Now you understood how this formula came. अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो इसको यूनिटरी मेथड से खुद तुम लोग डिराइव कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम्स। वैसे भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग इतनी बार यूज करोगे कि ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट मालूम होना जरूरी था कि ये फॉर्मूला आया कैसे और इसको हम ऐसे यूज क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो अभी आपको मैं कोई भी एटम दे दूं, कोई भी मास दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर दे दूं, सल्फर एटम, सल्फर एटम का मोलर मास कितना होता है, इट इज 32 ग्राम्स पर मोल। मैं डायरेक्टली अभी लिख सकता हूं मोलर मास। अगर मुझे एटॉमिक मास पता है तो मैं डायरेक्टली उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, एएमयू की जगह पे मैं लिखूंगा ग्राम्स पर मोल, सिंपल सिंपल। ग्राम्स पर मोल क्या है, एक मोल का कितना ग्राम हुआ। तो यही वजह थी कि मैंने जो प्रोटॉन का मास था वो केजी में लेने के बजाय ग्राम में लिया, क्योंकि इसका यूनिट ही ग्राम्स पर मोल होता है, इसका यूनिट ही ग्राम्स पर मोल होता है। तो अगर मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर दे दूं, समझो सपोज मैं आपको बोलूं कि मैंने 200 ग्राम मैंने सल्फर वे किया, 200 ग्राम मैंने सल्फर पाउडर वे किया सपोज, ठीक है। तो 200 ग्राम अगर सल्फर मैं वे कर रहा हूं तो मैं आपको पूछूं कि भाई कितना मोल्स होगा, ये इसमें कितने सल्फर के एटम्स होंगे, नंबर ऑफ सल्फर ऑफ एटम्स मेरे को बताओ। तो आप लोग क्या बोलोगे, नंबर ऑफ गिवन मास कितना है 200 अपॉन मोलर मास कितना है 32, तो इतने मोल्स ऑफ सल्फर हो गए, इतने मोल्स ऑफ सल्फर हो गए। अगर मैं पूछूं कि इस जो 200 ग्राम सल्फर मैंने लिया है उसमें सल्फर के एटम्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि 200 अपॉन 32 तो मोल्स हो गए, इनटू एवोगाड्रो नंबर अगर मैं कर दूं तो इतने एटम्स मुझे मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एस, एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एस, ओके। तो यहां से मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बता सकता हूं कि कितने पार्टिकल्स है। तो कोई भी चीज में ले लूं, सपोज मैं कार्बन ले लूं, सपोज मैंने 10 ग्राम का कार्बन लिया, ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन पाउडर लिया, पाउडर समझो मैंने कोयला ले लिया 10 ग्राम का, और मुझे पता है कि जो कोयला है 100% कार्बन है, सपोज सपोज जो मैंने कोयला आपको दिया है वो 100% कार्बन है,
100% कार्बन है। सो मुझे पता है कि गिवन मास कितना हो गया, 10 मास 10 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या होता है कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल। दिस इज 12 ग्राम पर मोल और ये हो गया 10 ग्राम गिवन मास। तो ये कितना मोल्स हो गया, 10/12 मोल्स ऑफ कार्बन हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन हो गया। तो इसमें कितने एटम्स हो गए कार्बन के, 10/12 इंटू एवोगैड्रो नंबर से इतने एटम्स होंगे कार्बन के। ठीक है, ओके। तो सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको जो कोयला दिया है, एक कोल सैंपल दिया है, उसमें सपोज इट कंटेन्स 35% ऑफ कार्बन। ये आपने लैब में टेस्टिंग किया और आपको पता चला कि उसमें 35% ऑफ कार्बन है। तो मुझे बताओ कि 1000 किलो में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, हाउ मेनी 1000 किलो ऑफ दैट सैंपल, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन इट विल कंटेन। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स की, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रेशियोज में भी आंसर मिल गया तो भी चलेगा। कंसेप्ट एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन बाद में कर लेगा। तो हमें पता है कि जब मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, तो मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लेता हूं। ओके, 12 ग्राम कार्बन जब मैं लेता हूं तब मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लेता हूं। यहां पर मैंने कितना लिया है, 1000 किलो में 35%। तो 1000 किलो का 35% कितना हो गया, 350 किलो, 350 केजी। मतलब मेरे पास जो भी कोल सैंपल दिया है उसमें 350 केजी ऑफ कार्बन, 350 केजी ऑफ कार्बन है। ओके, तो 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन है। तो 350 केजी में कितना कार्बन हुआ, 350 केजी में कितना कार्बन हुआ, 350 केजी कार्बन में कितना मोल्स हुआ, इट इज गिवन मास, मतलब 350 अपॉन मोलर मास कितना, 12 ग्राम। नाउ अंडरस्टैंड, ये केजी में है तो ये मुझे इंटू 10⁻³ लेना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ लेना पड़ेगा, और ये ग्राम में ही रहेगा। अब ये दोनों ग्राम में हो गया और ये ग्राम पर मोल हो गया। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 350 इंटू 10⁻³ ये इतने मोल्स हो जाएंगे, इतने मोल्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, 350 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर से इतने कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट एप्लीकेशन। तो आज हमने मोल कंसेप्ट में सिर्फ मास की बात की, वी स्पोक ओनली अबाउट मास। एक और कंसेप्ट होता है वॉल्यूम का। जैसे कोई भी चीज अगर मुझे गिननी हो तो मैं वॉल्यूम में भी गिन सकता हूं। स्पेशली ये चीज लागू होती है गैस के लिए, गैस के लिए, क्योंकि गैस को हम वे नहीं कर सकते, वेइंग बैलेंस में वे नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि गैस जिस भी चेंबर में होता है उसकी वॉल्यूम फिक्स हो जाती है। तो मतलब गैस के केस में मुझे वॉल्यूम पता चल सकता है लेकिन मास पता नहीं चलेगा। तो जैसे हमने मास से पता किया, वजन करके हम पता कर सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, या कितने मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम्स है, या कितने मोल्स ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है। वैसे ये वॉल्यूम से भी पता कर सकते हैं कि कितने मोल्स हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन लगेगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली हम ये सारी चीजें जो करते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, अगर तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मुझे कोई रिएक्शन करनी हो, कोई भी एक रिएक्शन में ले लेता हूं, सपोज H2+O2 यूज H2O, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो इट विल कम आउट एज
2, ये बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ पानी देंगे। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुआ है किसके साथ में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में, टू फॉर्म 2 molecules of H2O. Okay, this is the meaning of this reaction. So अब मुझे बताओ कि ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, मतलब उसका वजन क्या हो गया। एक हाइड्रोजन एटम का वजन है 1 AMU। सो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन कितना हो गया, 1 ग्राम, 1 ग्राम पर मोल। ओके, सो 1 मोल H2 का वजन कितना हो गया, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल का वजन कितना हो गया, 2 ग्राम्स। सो 2H2 का कितना वजन हो गया, 4 ग्राम्स। सो बेसिकली अगर ये मैं 4 ग्राम्स ले लूं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन कितना हो गया, एक ऑक्सीजन एटम का वजन होता है 18 AMU। O2 का वजन हो जाएगा 32 AMU। सो इसका मोलर मास हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल। सो दिस इज 32 ग्राम्स, दिस इज 32 ग्राम्स, ठीक है। सो 4 ग्राम एंड ये 32 ग्राम्स, मतलब जब मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लूं, 32 ग्राम ऑक्सीजन लूं, तब जाके 4 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होगा और 36 ग्राम्स पानी मिलेगा। ये कैसे निकाला, 32 + 4 गिव्स 36। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टर में लूं सपोज, उसमें मैं जितना मास डालूं, मास एंड में मुझे उतना ही मास मिलेगा, भले पूरा रिएक्शन हो या ना हो, मास तो चेंज नहीं होने वाला। अंदर जितना मास जा रहा है उतना ही मास बाहर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स भले अलग अलग हो, अभी आप अगर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो यहाँ पे 2 मोल गया और ये 1 मोल गया है, टोटल 3 मोल्स गए, लेकिन बाहर कितना आया, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आया। तो नंबर ऑफ मोल्स डजंट मैटर, इवन वॉल्यूम डजंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज मास। जितना मास जाता है उतना ही मास वापस बाहर आना चाहिए। तो ये 36 बराबर है क्या, वी कैन वेरीफाई आल्सो, वी कैन वेरीफाई। एक 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 18, 16, तो कितना हो गया 16 + 2 18 हो गया। सो 1 H2O इज 18 ग्राम्स पर मोल। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, दो वाटर कितना हो गया, 36 ग्राम्स पर मोल। ओके, नॉट मोल, इट्स बेसिकली 36 ग्राम्स। एक मोल का 18 ग्राम, एक मोल का 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना 36 ग्राम्स। सो बैलेंस हो गया, ये प्रॉपरली बैलेंस हो गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से भी हो गया और इसके हिसाब से। सो व्हाट डज इट मीन बेसिकली, कि अगर मैं दोनों अगर एक ही क्वांटिटी ले लेता, सेम क्वांटिटी अगर ले लेता, सपोज मैं ये भी 32 ग्राम लेता और ये भी 32 ग्राम लेता, तो क्या होता, ये 32 ग्राम पूरा कंज्यूम हो जाता, लेकिन इसका सिर्फ 4 ही ग्राम कंज्यूम होता और बाकी के जो 28 ग्राम है वो जाते वेस्ट, एक्सेस होता, एक्सेस होता। तो जब मुझे पानी मिलता तो उस पानी में 28 ग्राम हाइड्रोजन भी होता। जो 36 ग्राम मुझे मिलते, 36 ग्राम में 28 ग्राम हाइड्रोजन भी होता, इंप्यूरिटीज, जो रिएक्टेंट्स की इंप्यूरिटीज है वो भी होती, तो वो मुझे नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन कि हम ये सारा झमेला करते हैं मोल कंसेप्ट का। तो बेसिकली इन दिस केस अगर ये पूरा कंज्यूम हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मींस वो रिएजेंट जिसके बेसिस पे सारे कैलकुलेशंस होने हैं, जो पूरा कंज्यूम हो रहा है, ये पूरा कंज्यूम होगा तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से करेंगे, 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि 32 ग्राम हाइड्रोजन तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। कंज्यूम कितना हो रहा है, 4 ग्राम हो रहा है। तो ये कैसे पता चला, ऑक्सीजन के बलबूते पे पता चला।
मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट की बेसिस पे पता चला। सो जो ज्यादा है उसको हम बोलेंगे एक्सेस, वो हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि मालूम ही नहीं है कि एक्सेस कितना है, पहले मालूम होना चाहिए एक्सेस कितना है। तो कैसे पता चलेगा? जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके पैरामीटर्स क्या है। अभी लिमिटिंग रिएजेंट का पैरामीटर क्या है यहाँ पे 32 ग्राम, तो दैट विल गिव मी आइडिया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर मैं ये 1 मोल ले रहा हूं तो ये 2 मोल मिल रहा है, अगर मैं 10 मोल ले लूं तो ये मुझे 20 मोल मिलेगा। अभी यहाँ पे 36 ग्राम पानी बन रहा है, सपोज मुझे यहाँ पे बनाना है 350 किलो, 350 किलो, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लूंगा। लगभग आई विल से कि लगभग मुझे लेना पड़ेगा ये 320 किलो के आसपास कुछ लेना पड़ेगा मुझे ऑक्सीजन गैस, तब जाके मुझे 350 किलो के आसपास पानी मिलेगा। लाइक ये 360 किलो मिल जाएगा मेरे को पानी, 360 किलो पानी मिलेगा। So this is how the calculation is done. Okay, 320 किलो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करेगा? ये 4 किलो 40 किलो 40 किलो हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा। 40 किलो हाइड्रोजन कंज्यूम करके ये 360 किलो पानी बनाएगा। ओके, सो ये प्रैक्टिकल लेवल में ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। रिएक्टर भी जब मुझे सेट करना होता है तो रिएक्टर में कैसे बोलते हैं कि जैसे मैंने सपोज ये रिएक्टर लिया है, इसमें मुझे ए बी सी डी डालना है। ओके, ऐसी कोई रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी 2b गिव्स मी 3c प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन है, तो मुझे ए और बी डालना है और मुझे सी और डी निकालना है, एज अ प्रोडक्ट निकालना है मुझे। सपोज डी मेरा बाय प्रोडक्ट बन जाता है, लिबरेट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं 1 मोल ऑफ ए ले रहा हूं तो मैं 2 मोल ऑफ बी लूंगा, तो ये मोल के हिसाब से मैं निकालूंगा उनका मोलार मास। तो मैं बोलूं, और मैं मोलार मास को इस तरह से इनकी जो मास है, इनके मास को मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर रिएक्ट करे। तो अगर मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लूं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का, स्टैंडर्ड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का। सो NaOH का Na प्लस O प्लस H कितना हो गया? मोलार मास 23 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया 40 ग्राम्स पर मोल। HCl का दिस इज 1 एंड दिस इज 35.5, so this is 36.5 ग्राम्स पर मोल। ये 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है, किसका? क्लोरीन का। अब 35.5 कैसे आया? बेसिकली ये आइसोटोप का कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग आइसोटोप सीखेंगे या अगर आप लोग आइसोटोप सीख चुके हो तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्रैक्शन में कैसे आया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या फ्रैक्शंस में नहीं आती है। ओके, तो जब हम आइसोटोप करेंगे तभी हम समझेंगे कि ये फ्रैक्शंस में वैल्यूज कैसे आ जाती है। So 36.5 grams will react with 40 grams of NaOH. 36.5 grams of HCl will react with 40 grams of NaOH, and it will give 23 plus 35.5 grams of NaCl. तो अगर मुझे ये रिएक्टर सेट करना है सपोज, तो रिएक्टर सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने सपोज दोनों 1000 किलो ले लिए, अगर मैंने दोनों 1000 किलो ले लिए, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा 1000 किलो, लेकिन ये पूरा कंज्यूम नहीं होगा, ये एक्सेस में रहेगा। तो कितना एक्सेस रहेगा उतना माइनस कर दो, कितना एक्सेस रहेगा उतना माइनस कर दो। तो कन्वीनियंस के लिए मैं बोलता हूं कि ये सपोज मैंने NaOH इसमें डाल दिया 400 ग्राम, तो मैं ऐसे रेसिपी में अपने ऑपरेटर को लिख के दूंगा, एक काम कर NaOH ले ले 400 ग्राम, HCl ले ले 365 ग्राम और ये रिएक्टर में डाल दे। ओके, तो जब हम ये रिएक्टर में डाल देंगे तो इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मेरे को मिलना चाहिए, और उसमें थोड़ा बहुत पानी भी रहेगा। कितना पानी रहेगा? सपोज ये 180 ग्राम पानी रहेगा, तो ये 180 ग्राम पानी हम कैसे निकालेंगे? ये हम एवापोरेट करके निकाल देंगे। तो एवापोरेट करके जब हम निकाल देंगे तो इतना जो मेरा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो है ये हो गया, इसको हम लिबरेट करवा देंगे, लाइक एवापोरेट करवा देंगे। एवापोरेट होगा नहीं, उसको एवापोरेट करवा देंगे, तो इतना ग्राम्स ऑफ NaCl मुझे बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेन प्रोडक्ट। ओके, सो ये सारे रिएक्टर को सेट करने के लिए सारे मगजमारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए मोल कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मोल कंसेप्ट के बेसिस पे आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे,
थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बार बार हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, लाइक कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जिन लोग ने ये वर्ड सुने हैं उन लोग के लिए ठीक है, वो लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने वर्ड नहीं सुने वो लोग इग्नोर करें। जितना मैंने अभी तक बताया उतना एटलीस्ट समझ जाए और प्रैक्टिस करें मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को, तो आपके लिए मोल कंसेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, डजंट मैटर, अगर आपको एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों को मोल कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम्स के हिसाब से मोल कंसेप्ट, मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। ओके।